हेलो एंड वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाने का प्रॉमिस किया है और फर्स्ट वीडियो इसका अपलोड कर दिया है मैंने एंग्लो सैक्सन पीरियड। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से यानी कि कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स जितने भी क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं उन चीज़ों को मैंने वहां पे डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और एक सीरीज में पढ़ें, अपने नोट्स भी बनाएं इस वीडियो से। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो उसको ऐड ऑन करें और कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताएं। देखिए, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप फीडबैक नहीं देते तो वो भी अच्छी चीज नहीं है। आप फीडबैक दीजिए, अच्छा है बुरा है जो भी है, मैं इम्प्रूव करूंगी जैसे हो सकता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो है वो पूरी तरीके से डिस्कस है, डेडिकेटेड है किसको, द मिडल इंग्लिश एज को और एज ऑफ चौसर को। ठीक है, इसमें हम इम्पोर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे, चाहे वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो गया हो या ब्लैक डेथ क्या है, फ्यूडलिज्म क्या है, पीसेंट रिवोल्ट कैसे हुआ था, 100 ईयर वॉर्स एंड वॉर ऑफ रोजेस वाइक्लिफ ने ट्रांसलेट किया था बाइबल, उसके बारे में देखेंगे। और लोलार्ड मूवमेंट क्या होता है वो भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। वेरी वार्म वेलकम। तो फर्स्ट स्लाइड हमारी इंट्रोडक्शन की है। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे व्हाट इज मिडल इंग्लिश पीरियड, यानी कि इसको हम क्यों मिडल इंग्लिश पीरियड के नाम से जानते हैं। द मिडल इंग्लिश पीरियड इन लिटरेचर इज द टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दैट लास्टेड फ्रॉम द अबाउट 1066 टू 1500। ओके, तो 1066 में क्या हुआ था, तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, दिस पीरियड स्टार्टेड विद द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि हैरोल्ड सेकेंड एंड विलियम द कॉन्क्वरर या ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी जो थे उनके बीच में हुआ था, जिसमें जो ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी विलियम थे उन्होंने हरा दिया था हेरोल्ड सेकंड के को, और वो इंग्लिश थ्रोन पे कब्जा कर लिया था उन्होंने। ओके, इस तरीके से जो हमारी जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो शिफ्ट हो जाती है फ्रेंच लैंग्वेज में। ओके, तो यहीं पे बिकॉज ऑफ दिस द इंग्लिश लैंग्वेज बिगेन टू चेंज अ लॉट ड्यूरिंग दिस टाइम, मूविंग फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश टू समथिंग मोर लाइक मॉडर्न इंग्लिश की तरफ मूव कर जाती है। ओके, तो ये हमारा चेंज हुआ था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से, यानी कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा दिखने लगा था। दिस पीरियड इज फेमस फॉर इट्स रिच एंड डाइवर्स लिटरेचर। भी आपको इसमें लिटरेचर एक बहुत क्वालिटेटिव लिटरेचर जो है वो आपको इंग्लिश का यहाँ पे देखने को मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन राइटर फ्रॉम दिस टाइम इज जियोफ्री चौसर हु रोट कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स जो है ये वर्क जो है बहुत ही फेमस वर्क है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वरना ये इतना अच्छा वर्क है, इसको पढ़ाने के चक्कर में पूरा का पूरा वीडियो लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस वर्क को अगर आप पढ़ रहे हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड, तो इस वर्क को बिल्कुल आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो पिलग्रिम्स जो हों या फिर वहां पे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी स्टोरीज है, वो कुछ भी वहां से आ सकता है, तो वो जरूर पढ़िएगा ध्यान से। तो इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, the Middle English period is important because it shows how the English language and literature were developing and is the bridge between older times and the more modern world of literature। यानी कि इंग्लिश मिडिल इंग्लिश पीरियड जो होता है वो एक ब्रिज बनाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड और जो मिडिल इंग्लिश पीरियड के बीच में एक ब्रिज बनाता है और वो मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर की तरफ लेके जाता है। ओके, तो ये इतना क्लियर हो जाता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ इवेंट्स हैं वो आपको पढ़ना जरूर है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल इवेंट हैं और उनसे मतलब एक आपको अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ उस टाइम पे सोसाइटी किस तरीके से उसको समझने के लिए भी इन इवेंट्स को पढ़ना जरूरी है। तो जैसे ही नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ और विलियम जो कॉन्करर थे ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी वो आए यहाँ पे थ्रोन पे, तो उन्होंने क्या किया, एक पॉलिटिकल पॉलिसी लागू लागू की वहां के लोगों के ऊपर, वो है फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म क्या होता है उसको पढ़ेंगे। फ्यूडलिज्म वाज अ हायरार्किकल सिस्टम इन विच द किंग ग्रांटेड लैंड, यानी किंग जो है वो लैंड को ग्रांट करते हैं किसको, नोबल को, जो लॉर्ड्स भी बोले जाते हैं, इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विस। अब जो किंग है वो लॉर्ड्स या नोबल्स को जो अपनी जमीन देते हैं वो किस लिए देते हैं, क्योंकि वो बदले में उनसे मिलिट्री सर्विस ले सके। एंड दोज नॉवेल्स, और अब ये जो नॉवेल्स हैं अलाउड पीसेंट, ये पीसेंट और सर्फ्स को मतलब अलाउ करते हैं कि वो इनकी जमीन पर रहें, खेती करें। बदले में क्या होगा कि ये इनको ये जो पीसेंट्स हैं ये देंगे इनको मजदूरी और टैक्स
टैक्स भी इनको देना पड़ेगा, यानी कि जो भी फसल ये उगाएँगे उसका इनको टैक्स भी देना पड़ेगा। उनकी ज़मीन पे कृषि करेंगे तो उसका टैक्स उनको देना पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे सबसे आप ऊपर पोज़ीशन पे हैं हमारे किंग, किंग जो है ये नॉबल्स को देते हैं, एक बदले में क्या देते हैं इनको मिलिट्री फोर्सेस देते हैं, ठीक है? अब ये नॉबल्स जो होते हैं ये किसको देते हैं? नाइट्स को देते हैं। नाइट्स को इसलिए देते हैं क्योंकि ये यहाँ से अपना मतलब पावर लेते हैं, इनको मतलब सेना में लेके जाते हैं, नाइट सैनिक वगैरह होते हैं ये। अब नाइट्स क्या होते हैं ये सारी खेती करने के लिए किसको देते हैं? पीसेंट्स को देते हैं, पीसेंट को देते हैं और इनसे भारी मात्रा में टैक्सेस वसूल करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे घाटा किसका हो रहा है? तो ये जो पीसेंट किसान वर्ग, मजदूर वर्ग है, इनका सबसे ज़्यादा घाटा हो रहा है। तो अब हम रिटर्न वे में ये समझ लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है फ्यूडल सोसाइटी का। तो इसमें सबसे आप पोजीशन पे आपको मिलेगा किंग ओन्ड ऑल लैंड बट गेव लार्ज पोर्शन टू लॉयल नॉबल्स, यानी यहाँ पे किंग के पास सबसे ज्यादा यानी कि सारी जितनी भी उसके देश में जमीन थी वो सब उसके पास होती है, लेकिन उसका जो लार्ज पोर्शन है वो किसको देता है? लॉयल नॉबल्स को देता है, यानी कि जो उसकी क्या बोलते हैं जो उसकी चापलूसी करते हैं उसके आगे पीछे रहते हैं उन मतलब लॉयल नॉबल्स को वो देता है अपनी जमीन। अब ये लॉयल नॉबल्स या लॉर्ड्स क्या करते हैं? रिसीव्ड लैंड, ये लैंड लेते हैं और उसके बाद ये किंग से लैंड ले लेते हैं। इन रिटर्न दे प्रोवाइड सोल्जर एंड एडवाइस टू द किंग। अब इसके बदले में ये क्या करते हैं? ये जो किंग है उनको सोल्जर्स प्रोवाइड करते हैं और जब उनको कोई किंग को एडवाइस की जरूरत होती है तो वो एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं। वेसल्स और किंग्स क्या होते हैं? सर्व द लॉर्ड एज वॉरियर। अब ये जो वेसल्स और नाइट्स होते हैं ये लॉर्ड्स जो होते हैं उनको एज अ वॉरियर सर्व करते हैं। वर ग्रांटेड स्मॉलर पीस ऑफ लैंड इन रिटर्न फॉर मिलिट्री सर्विस। अब इनको क्या करते हैं ये नॉबल्स जो होते हैं ये नाइट्स को अपनी थोड़ी सी जमीन देते हैं कि इसके बदले में ये इनको मिलिट्री सर्विस दे, ठीक है? पीसेंट और सर्फ्स आते हैं सबसे लास्ट में। वर्क द लैंड, ये लैंड पे वर्क करते हैं। हैड नो लैंड ऑफ देयर ओन, लेकिन इनके पास अपना कोई लैंड नहीं होता है। पेड टैक्सेस, ये टैक्सेस को पेड करते इन क्रॉप्स और लेबर, लेबर और क्रॉप्स के रूप में ये टैक्सेस को पे करते हैं टू द लॉर्ड एंड कुड नॉट लीव द लैंड विदाउट परमिशन। अब ये मतलब ये सारा टैक्स वगैरह पे करते हैं लेकिन ये लैंड को छोड़ नहीं सकते बिना इनकी परमिशन के। किसके? नाइट्स और नॉबल्स की परमिशन के बगैर ये लैंड को मतलब छोड़ नहीं सकते। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर था फ्यूडलिज्म का। आपको समझ में आया होगा कि उस टाइम पे किस तरीके की मानसिकता थी लोगों की, है ना? तो इतना सब कुछ जब हो रहा था, जो लेबर कम्युनिटी थी, जो मतलब पीसेंट लोग थे, जो मतलब जिनके पास इतने मनी नहीं थी, तो उनके साथ जब इतनी सारी चीज़ें हो रही तो जब कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता है उसके विस्फोट में, है ना? कि सुधार हो। तो वो होता है आगे, उसको हम पढ़ेंगे। तो अब यहाँ आती है ब्लैक डेथ। अब ब्लैक डेथ आती है तो देखिए किस तरीके से आगे हमारा फ्यूडलिज्म भी चेंज होता है। तो ब्लैक डेथ क्या है? तो बेसिकली प्लेग जो है वो इंग्लैंड में फैल चुका था। 1348 एडी का टाइम था जब ब्लैक डेथ आई थी इंग्लैंड में। अब इसकी कुछ की डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये ओरिजिन कैसे हुई थी? द प्लेग ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल एशिया एंड स्प्रेड विया ट्रेड रूट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ये सेंट्रल एशिया में ओरिजिन हुई थी और ट्रेड वगैरह के लिए जब लोग जाते थे ट्रेड रूट से तो वहीं से ये फैलते हुए आई। इट रीचेस यूरोप इन 1347 एंड by June 1348, ओके, इट अराइव्ड एट डॉर्सेट, अ पोर्ट टाउन इन साउदर्न इंग्लैंड। ओके, सबसे पहले ये डॉर्सेट में इंग्लैंड का साउदर्न पार्ट है वहां पे सबसे पहले ये पहुंचा। फ्रॉम देयर इट स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द कंट्री। ओके, इस तरीके से ये पूरी कंट्री में बहुत जल्दी फैल गया। कौन? ब्लैक डेथ। ओके, नेचर ऑफ डिजीज कैसा किस तरीके का ये बीमारी थी? तो कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम येर्सिनिया पेस्टिस। येर्सिनिया पेस्टिस ये पूछा जाता है एग्जाम में। ट्रांसमिटेड थ्रू फ्लीज एंड रैट्स, यानी कि ये मतलब रैट्स के माध्यम से फैलता था। देयर आर थ्री फॉर्म्स, इसकी थ्री फॉर्म थी। ब्यूबोनिक एक था, कॉज्ड स्वेलिंग विबोज इन लिम्फ एंड नोट्स। ओके, यानी कि लिम्फ मतलब जो हमारी इधर बाहें वगैरह होती हैं उसमें ये मतलब इसमें स्वेलिंग आती है, फिर घाव हो जाते हैं, इस तरीके से फैलता है। न्यूमोनिक इसमें लंग्स को इफेक्ट करता है। और सेप्टिसेमिक जो होता है इन्फेक्टेड द ब्लड मोस्ट डेडली, ये सबसे ज्यादा डेडली होता है फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आया था वो ब्यूबोनिक था। क्लियर?
पीसेंट रिवॉल्ट, अब देखिए क्या होता है जब ब्लैक डेथ में क्या होता है कि लगभग वहां से 30 से 50% जो इंग्लैंड की पॉपुलेशन थी वो खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से था कि लेबर्स कम पड़ रहे थे, खेतों पे काम करने के लिए कोई नहीं था, तो बेरोजगारी आ रही थी और उनसे लगातार टैक्स फिर भी वसूला जा रहा था। जो पीसेंट्स थे उनकी बीमारी का सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा था, चर्च में बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा था, इसको एक तरीके से मतलब भगवान का अभिशाप माना जा रहा था और इन 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 लोगों का इलाज भी नहीं हो रहा था, बहुत इंफीरियर किया जा रहा था इनको। तो देखिए किस तरीके से पीसेंट रिवॉल्ट आता है 1381 में, जिसको किसान विद्रोह कहते हैं। पीसेंट रिवॉल्ट 1381 ऑल्सो नोन एज द ग्रेट राइजिंग। ठीक है, यहाँ से लोगों ने मतलब एक तरीके से अपना मतलब अपने राइट्स के लिए आवाज उठाना स्टार्ट किया था। द पीसेंट रिवॉल्ट ऑफ 1381 वाज अ मेजर uprising of common people peasant in England during the reign of King Richard II। ओके, तो यहाँ पे कॉमन पीपल्स जो पीसेंट्स थे उन्होंने अपने लिए अपने हक में आवाज उठाई, और उस टाइम पे किसका शासन शासन काल था, तो किंग रिचार्ड सेकेंड था। इट वाज द फर्स्ट लार्ज स्केल रिबेलियन ऑफ द वर्किंग क्लास अगेंस्ट द फ्यूडल सिस्टम एंड हैवी टैक्सेशन। तो ये एक तरीके का सबसे बड़ा विद्रोह था उस टाइम पे, जो कि वर्किंग क्लास ने किया था किसके अगेंस्ट, तो फ्यूडल सिस्टम और जो हैवी टैक्स वसूल किया जाता था उसके अगेंस्ट ये एक तरीके का रिबेलियन किया था। ओके, रिबेल किया था। तो अब रिवोल्ट के दौरान आखिर हुआ क्या था, तो जून 31 का टाइम था। जून जून 1381 का टाइम था। पीसेंट फ्रॉम केंट एंड एसेक्स मार्च टू द लंदन अंडर लीडर्स। ओके, तो यहाँ से जो पीसेंट जो थे, जो केंट और एसेक्स से बिलोंग करते थे, वो मार्च कर रहे थे लंदन लंदन में। किसके अंडर में, तो वॉट टाइलर जो कि मिलिट्री लीडर थे, और जॉन बॉल जो कि रेडिकल प्रीस्ट थे। ओके, एंटर लंदन एंड बर्न्ड लीगल डॉक्यूमेंट्स। ये लंदन में एंटर कर जाते हैं और वहां के जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं उनको जला देते हैं। किल्ड रॉयल ऑफिशियल्स, यानी कि वहां के जो कर्मचारी थे उनको मतलब जला देते हैं, उनको मतलब मार देते हैं, लाइक द आर्किसॉप ऑफ कैंटरबरी। डिमांडेड द एंड ऑफ सर्फडम, यानी कि यहाँ पे ये डिमांड करते हैं कि भाई जो तुम टैक्स वसूल कर रहे हो उसको मतलब खत्म करो, हम इतना टैक्स नहीं दे पाएंगे। द रिमूवल ऑफ द करप्ट ऑफिशियल्स, और जो तुम्हारे करप्ट ऑफिसर्स हैं जो मतलब करप्शन कर रहे हैं उनको मतलब हटाओ, ऐसा वो डिमांड कर रहे थे। कौन, पीसेंट। ओके, अब इनके लीडर कौन थे, तो यह ध्यान रखिएगा, वॉट टाइलर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, जो मिलिट्री के लीडर थे। क्लियर। अब किंग रिचार्ड सेकंड का क्या रोल आता है, उस टाइम पे ये मात्र 14 ईयर्स के थे। ठीक है, प्रॉमिस करते हैं कि ये रिफॉर्म करेंगे और जो रेबल्स है उनको काम करने की कोशिश करते हैं। अब ये वॉर्ड टाइलर से मिलते हैं कहाँ से, स्मिथ फील्ड में। लेकिन वहां पे टाइलर जो होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, मार देते हैं या मर जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ये मेयर ऑफ लंदन जो थे उनके द्वारा इनको मारा गया था। ठीक है, तो ये इनका रोल था और ये काम करने की कोशिश करते हैं जो पीसेंट्स थे। अब यहाँ पे आता 100 ईयर्स वॉर। 100 ईयर वॉर जो कि 1337 से लेके 1453 तक चला। ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में वॉर था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये एक रॉयल सक्सेशन के लिए वॉर था। यहाँ पे प्रमोट किया था इंग्लिश ने नेशनलिज्म, यानी कि अपनी राष्ट्रीयता के लिए ये लड़े थे। हेल्प रिवाइव इंग्लिश एज अ नेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज को बनाने के लिए ये लड़ रहे थे। रिप्लेसिंग फ्रेंच इन कोर्ट एंड स्कूल्स। ओके, और जो भी मतलब कोर्ट और स्कूल में जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी उसकी जगह पे इंग्लिश लैंग्वेज को बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे फेमस फिगर आपको मिलेंगे, जॉन ऑफ आर्क और एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस। ओके, तो यहाँ पे दो नाम आपको 100 ईयर वॉर्स में मिलेंगे। ठीक है, ये बेसिक सा हिस्टोरिकल पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है जैसे कि कॉम्पिटिटिव वन डे वाले जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे टीजीटी वगैरह हो गया, तो उसमें ये इतना पूछा जाता है कि 100 ईयर वॉर मतलब कब से कब था, किसके बीच में हुआ था, किस लिए हो रहा था, फेमस फिगर आपसे पूछा जा सकता है। तो वो सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है,
अब यहीं पे क्या इम्पोर्टेंट इवेंट होता है कि वाइक्लिफ ने जो चर्च में या में इतना ज्यादा करप्शन था उसको दूर करने के लिए वाइक्लिफ ने क्या किया, बाइबल का ट्रांसलेशन किया, क्योंकि बाइबल इससे पहले जो थी वो फ्रेंच लैंग्वेज में थी और फ्रेंच लैंग्वेज को इंग्लिश वाले इतना एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से जो बाइबल की रियल जो मीनिंग थी वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। दैट्स वाई कि वाइक्लिफ ने ट्रांसलेट किया बाइबल को इंग्लिश के में, ठीक है। इंग्लिश लैटिन में ही पहले बाइबल थी और ये लैटिन एक्सेस में नहीं थी इंग्लिश के लोगों के लिए, तो इस वजह से उन्होंने ट्रांसलेट किया। हेल्प ऑर्डिनरी पीपल टू एक्सेस रिलीजियस टेक्स्ट, और जो कि सामान्य लोगों के लिए ये एक्सेस हो जाए जब वो इंग्लिश में लिखी होगी। एंगर्ड द चर्च, ही वाज डिक्लेयर्ड अ हेरेटिक, हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड लोलार्ड, और इनके जो फॉलोअर्स थे वो लोलार्ड्स कहलाए, ठीक है। लोलार्ड मूवमेंट वहीं से आया है। ये देखते हैं द वॉर ऑफ रोजेस जो है ये क्या है। द वॉर ऑफ रोजेस बेसिकली कोई गुलाबों का युद्ध नहीं है, ये बेसिकली सिविल वॉर है, सिविल वॉर बिटवीन द ग्रह युद्ध जिसको बोलते हैं। हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैंकास्टर। हाउस ऑफ यॉर्क जो है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हाउस ऑफ यॉर्क जो है ये है व्हाइट रोज, ठीक है, व्हाइट रोज। और हाउस ऑफ लैंकास्टर जो है, हाउस ऑफ लैंकास्टर यहाँ पे रेड रोज है, ठीक है। ओके, तो ये दोनों हैं, मतलब इनका सिंबल है इनकी फैमिली का। हाउस ऑफ यॉर्क व्हाइट रोज एंड हाउस ऑफ लैंकास्टर जो है रेड रोज है। अभी इनके बीच में फाइट हो रही है, ठीक है। एंडेड विद हेनरी 7, ठीक है। हेनरी 7 ने इसको, जो कि लैंकास्टर के थे, उन्होंने एंड किया, डिफीट किया किसको, रिचार्ड थर्ड को, जो कि बैटल ऑफ बॉसवर्थ जो आखिरी बैटल था यहाँ वॉर ऑफ रोजेस का 1485 में, और ये खत्म होता है 1485 में। यहीं पर जो बैटल ऑफ वॉसवर्थ होता है उसमें रिचार्ड थर्ड के मरने से, जो कि हाउस ऑफ यॉर्क यानी कि व्हाइट रोज से बिलोंग करते थे, ठीक है। ब्रॉड स्टेबिलिटी द एंड मार्क द एंड ऑफ द मिडल एजेस एंड द स्टार्ट ऑफ द ट्यूडर एरा, और यहीं से ट्यूडर डायनेस्टी या ट्यूडर एरा की स्टार्टिंग होती है। तो बेसिकली मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। देखिए, दो सिविल वॉर हुआ था, यानी कि इंग्लैंड की दो रॉयल फैमिलीज थी, हाउस ऑफ यॉर्क व्हाइट रोज एंड हाउस ऑफ लैंकेस्टर रेड रोज। इनके बीच में युद्ध हुआ था, युद्ध हो रहा था लगातार, और यहाँ पे बैटल ऑफ बॉसवर्थ जो होता है वो 1485 में होता है, यहीं से एंड हो जाता है। जो वॉर ऑफ रोजेस है हेनरी 7 और रिचार्ड थर्ड के बीच में हुआ था, ठीक है। अब रिचार्ड थर्ड जो है यहाँ पे मर जाता है और हेनरी 7 यहाँ पे आता है, और यहीं से ट्यूडर डायनेस्टी या ट्यूडर एरा का स्टार्टिंग होती है, ठीक है। अब यहीं पे क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनती है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ग्रो करती हैं इम्पोर्टेंस को। यहाँ से स्कॉलरशिप, फिलोसफी एंड रिलीजियस डिबेट के सेंटर्स बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है लोलार्ड मूवमेंट, जो कि इंस्पायर्ड है वाइक्लिफ से। इट कॉल्ड द चर्च रिफॉर्म, ये चर्च रिफॉर्मेशन के लिए था। यूज ऑफ इंग्लिश बाइबल एंड एंड टू करप्शन, करप्शन को एंड करने के लिए किया गया था। अर्ली फॉर्म ऑफ रिलीजियस प्रोटेस्ट, और जिस तरीके का धार्मिक जो प्रोटेस्ट है वो यहीं से, इसी से माना जाता है। लोलार्ड मूवमेंट एक पहला धार्मिक प्रोटेस्ट था रिफॉर्मेशन के पहले, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, लोलार्ड मूवमेंट। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमारे जो ऑथर्स हैं हमारे इंग्लिश मिडिल इंग्लिश पीरियड के, उनको जो कि पढ़ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं और ऑथर्स इस टाइम के काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्ट हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं जियोफ्री चौसर। 1343 से लेके 1400 इनका टाइम लाइन था। ऑफन कंसिडर द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इनको इंग्लिश लिटरेचर का फादर बोला जाता है। चौसर इज बेस्ट नोन फॉर द कैंटरबरी टेल्स, a collection of stories told by pilgrims on their way to Canterbury Cathedral. His works reflect the keen observation of human nature and has been influential in the important डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन। ओके, तो यहाँ पे जॉफरी चौसर काफी इंपॉर्टेंट फिगर है, इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका वर्क है कैंटरबरी टेल्स, जो कि जिसमें आपको जो उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसकी एक इम्पोर्टेंट पिक्चर दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट है विलियम लैंगलैंड, 1332 से लेके 1386 तक। लैंगलैंड इज द प्रिज्यूम्ड ऑथर ऑफ पियर्स प्लॉमेंट के ऑथर ये माने जाते हैं। एन allegorical narrative that critiques the societal and religious practices of his time.
The work is known for its complexity and its critical perspective on the corruption within the church and society. तो देखिए यहाँ पे इनका जो पियर्स प्लॉमैन जो वर्क है ये बेसिकली एक क्रिटिकल वर्क है जिसमें इन्होंने चर्च और सोसाइटी के करप्शन को क्रिटिसाइज किया है। विलियम लैंगलैंड। क्लियर। नेक्स्ट है जॉन गोवर। जॉन गोवर 1330 से लेके 1408 कंटेम्परेरी ऑफ चौसर, चौसर के समकालीन थे। गोवर रोट इन थ्री लैंग्वेजेस, थ्री लैंग्वेज में जॉन गोवर ने लिखा, लैटिन, फ्रेंच एंड इंग्लिश। हिज मेजर वर्क इन इंग्लिश इज कन्फेसियो अमेंटिस। कन्फेसियो अमेंटिस किसका वर्क है? तो जॉन गोवर का है। प्रेजेंट मोरल टेल्स विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ कन्फेशन टू अ चैंपलिन। ओके, तो चैपलिन ये हो गया इंपॉर्टेंट। तो कन्फेसियो अमेंटिस किसका वर्क है? तो जॉन गॉवर का वर्क है। द गैवेन पोएट, द गैवेन पोएट ये 14th सेंचुरी लास्ट लेट 14th सेंचुरी में देखे गए हैं। ऑल्सो नोन एज द पियर्ल पोएट, दिस एनोनिमस ऑथर इज क्रेडिटेड विद सेवरल वर्क्स, the most famous being Sir Gawain and the Green Knight, a story that combines Arthurian legend with complex moral and ethical challenges. Okay, तो गैवेन पोएट जो थे इनका कोई मतलब ऐसा नाम नहीं पता है, ये एक एनोनिमस ऑथर है जो कि पियल पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने क्रेडिट किया है कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जैसे सर गैवेन एंड द ग्रीन नाइट, जो कि एक स्टोरी है, जो स्टोरी दैट कंबाइंस आर्थुरियन लेजेंड एंड मोरल एंड कॉम्प्लेक्स मोरल एंड एथिकल चैलेंजेस। इसमें आर्थुरियन लेजेंड का जो कॉम्प्लेक्स एंड मोरल एथिकल चैलेंजेस हैं उनको दिखाया गया है। ठीक है। जूलियन ऑफ नॉर्विक, known for the spiritual writing, Julian of Norwich is the author of the Revelations of Divine Love, which is considered one of the most important work of Middle English mysticism. She is the first woman writer in English whose name is known. Okay, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट वुमेन राइटर इंग्लिश जिसका नाम आप जानते हो तो जूलियन ऑफ नॉर्विक है वो, और ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है रिविलेशंस ऑफ डिवाइन लव। ओके, ये इंपॉर्टेंट वर्क है। द मार्गरे कैंपे, Margaret Campe is wrote the book of Margaret Campe, a work considered by many to be the first autobiography in English. It details her pilgrimage, mystical experiences, and the trials of living a life of spiritual devotion. यानी कि मार्गरेट कैंपे जो है ये फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी के लिए जानी जाती हैं, द बुक ऑफ मार्गरेट कैंपे। Thomas Mallory. Thomas Mallory is best known for the Le Morte the Earth. काफी इंपॉर्टेंट वर्क है अगर आप डीयू के स्टूडेंट हैं, क्योंकि वहां पे आपको ये वर्क जरूर मिलेगा। ले मॉर्टे दी अर्थर, अ कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन एंड रिवोकिंग ऑफ द लेजेंड्स ऑफ किंग अर्थर एंड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। ओके, तो बेसिकली ये जो वर्क है ले मॉर्टे दी अर्थर, ये जो किंग अर्थर लेजेंड थे और उनके नाइट्स जो राउंड टेबल में थे उनके बारे में ये एक तरीके के collection of stories है। His work played a crucial role in popularizing the Arthurian legend in English literature. इनका जो ये वर्क है ये आर्थुरियन लेजेंड को काफी ज्यादा पॉपुलर करता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। जॉन वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ जो हैं ये मतलब किसी राइटर से ज्यादा ये एक रिफॉर्मर है। इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन बोला जाता है। वाइक्लिफ इज रिनोन्ड फॉर हिज एफर्ट्स इन ट्रांसलेटिंग द बाइबल इनटू इंग्लिश, यानी कि जो लैटिन में बाइबल थी उसको सबसे पहले ट्रांसलेट किसने किया है? जॉन वाइक्लिफ ने। इसलिए क्योंकि ये जो ऑर्डिनरी पीपल या कॉमन पीपल हैं उन तक पहुंच सके, वो एक्सेस कर सकें, उसको समझ सकें, क्योंकि चर्च में उस टाइम पे बहुत ज्यादा करप्शन। क्लियर। द वेकफील्ड मास्टर, द वेकफील्ड मास्टर ये अननोन है, इनका मतलब एनोनिमस ऑथर है। पॉसिबली अ ग्रुप ऑफ ऑथर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेकफील्ड साइकिल, अ सीरीज ऑफ मिस्ट्री प्लेस दैट स्टैंड आउट फॉर देयर ह्यूमर एंड कॉम्प्लेक्सिटी। द वेकफील्ड मास्टर इनको बोला जाता है इसलिए क्योंकि ये एक तरीके से एक ग्रुप ग्रुप के ऑथर का से प्रेजेंट का किया जाता है। द वेकफील्ड साइकिल जो कि एक सीरीज ऑफ मिस्ट्री प्लेस थे, उसमें ये भी थे, तो इस वजह से इनका ऐसे नाम पड़ गया द वेकफील्ड मास्टर। और इसी वजह से इनका नाम जो है एनोनिमस, इनको हम नहीं जानते। द प्लेस आर पार्ट ऑफ द लार्जर ट्रेडिशन ऑफ मेडिवल ड्रामा दैट डिपिक्टेड बाइब्लिकल स्टोरीज एंड मोरल लेसन फॉर द पब्लिक। रॉबर्ट हेनरीसन, a Scottish poet who wrote towards the end of the Middle English period, एक स्कॉटिश राइटर्स थे जिन्होंने मतलब मिडिल इंग्लिश के एंड पीरियड में इन्होंने लिखा। हेनरिसन इज नोन फॉर द मोरल फैबुलिस ऑफ इसोप एंड द फ्राइजियन।
कलेक्शन ऑफ नैरेटिव पोएम दैट एडॉप्ट्स एसॉप्स फैबल्स। ओके, तो ये बेसिकली टाइटल है द मोरल फैबुलस ऑफ द एसॉप द फ्राइजियन। ये कलेक्शन है नैरेटिव पोएम्स का जो कि अडॉप्ट किया है इन्होंने एसॉप्स फैबल से। एसॉप्स फैबल से इस वर्क इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स मोरल डेप्थ एंड द रिचनेस ऑफ इट्स लैंग्वेज। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट 10 राइटर्स थे, इनको हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को। नोटेबल वर्क्स ऑफ द मिडल इंग्लिश पीरियड, द कैंटरबरी टेल्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। जैसा कि हमने बताया, इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी दैट टोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम ट्रैवलिंग टू कैंटरबरी, यानी कि कैंटरबरी की तरफ ये जा रहे थे। ईच स्टोरी रेंजिंग फ्रॉम द कॉमेडिक टू सीरियस प्रोवाइड इंसाइट इनटू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी के बारे में हमको ये बताती है, ये जो इनका वर्क है। सर गैविन एंड ग्रीन नाइट, ऑथर इसके अननोन है। दिस इज अ chivalric romance that tells the story of Sir Gawain, a green knight of King Arthur's Round Table. The poem combines elements of the magical adventures with moral and ethical challenges. Okay, तो ये भी important work है मिडिल इंग्लिश पीरियड का। पियर्स प्लॉमेंट बाय लैंगलैंड, by William Langland. This allegorical narrative criticizes the corruption in the society and church while exploring the theme of truth and poverty and righteousness. Okay, तो ये जो वर्क था ये मतलब करप्शन और चर्च के करप्शन और सोसाइटी के करप्शन को मतलब क्रिटिसाइज करता है और एलेगोरिकल नैरेटिव स्टाइल में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट है द बुक ऑफ मार्गरे कैम्पे, ये फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी कंसिडर की जाती है इंग्लिश लैंग्वेज की। ठीक है, Troilus and Cressida by Geoffrey Chaucer, another a significant work by Chaucer. This poem is tragic love story set against the backdrop of Trojan War जो हुआ था उसके backdrop पे ये story centered है। The Pearl Plowman, the Pearl Plowman इसके भी author unknown है। This is a collection of works believed to be led by the same anonymous author who wrote Sir Gawain and the Green Knight. It includes Pearl, patience and cleanness, each exploring complex theological and ethical themes. Okay, this is a collection of the work believed to be same anonymous author जो जिन्होंने Sir Gawain and the Green Knight लिखा था उन्होंने ही मतलब पियल पेशेंट एंड क्लीननेस इस तरीके का ऐसा कुछ था कॉम्बिनेशन, उसको पीएल पोएट ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द वेक फील्ड साइकिल, ऑथर अननोन है। दिस इज अ सीरीज ऑफ 32 मिस्ट्री प्लेस दैट डिपिक्ट बाइबलिकल स्टोरीज फ्रॉम द क्रिएशन टू द लास्ट जजमेंट। एट है द यॉर्क मिस्ट्री प्लेस, ऑथर अननोन है। अ सिमिलर कलेक्शन टू द वेकफील्ड साइकिल, दीज प्लेस आर अ सीरीज ऑफ मिडल इंग्लिश पेजियंट्स कवरिंग बाइबलिकल स्टोरी। ओके, तो ये सब अपना नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, इनको याद कर लीजिएगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ पे हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। होप गाइस आप लोगों को पसंद आया हो और ऐसे सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, भले ही अभी मतलब रिस्पॉन्स ना आए, बट हाँ मैं अपना जो भी टारगेट है वो कंप्लीट कर दूंगी और ये जरूर मतलब लोगों को मतलब उनके तैयारी में फायदा करेगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे सोर्स ऑफ द कंटेंट भी लिखा है, वेबसाइट का नाम जहाँ से मैंने कंटेंट लिया है, तो आप वहाँ पे जाके ये क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।